मेरी और मेरी बहन की एक साथ दो सिस्टम अवेकन हुए। एक था क्लियर सिस्टम, जो स्टैमिना खर्च करके कुछ भी मिटा सकता था, और दूसरा था होड सिस्टम, जिसमें एक स्पेस था। एक बड़े भाई के तौर पर अपनी कमजोर बहन के फिक्र करते हुए मैंने क्लियर सिस्टम चुना, जो शरीर को थका देता था, और उसने होड सिस्टम चुना। किसे पता था कि एक हफ्ते बाद अपोक्लिप्स आ जाएगा। भयानक ठंड और जॉम्बी लहरों के बीच मैंने अपनी क्लियर सिस्टम के दम पर पागलों की तरह जॉम्बियों को मारा, और जल्द ही शहर का हीरो बन गया, जबकि मेरी बहन सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर रह गई। एक ज़ॉम्बी हमले के दौरान जब मैं बुरी तरह घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मुझे जान बचाने के लिए सप्लाइज की ज़रूरत थी, तब मैंने देखा कि मेरी बहन ने सेफ हाउस को अंदर से लॉक कर दिया था। उसने बड़ी बेरहमी से मुझे देखते हुए कहा, तुम ही क्यों हीरो बनो, और मैं सिर्फ एक वेयरहाउस मैनेजर बनकर क्यों ना हूं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरी बहन ने झपटकर क्लियर सिस्टम चुन लिया। मैं समझ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उसे क्लियर सिस्टम की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। इसे इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा स्टैमिना खर्च होता है। मुझ जैसे तगड़े शरीर वाले इंसान को भी इसे इस्तेमाल करने के बाद ऐसी कमजोरी महसूस होती थी जैसे कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, और उसके जैसी नाजुक लड़की जो एक पानी की बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल सकती, इसे एक बार इस्तेमाल करके शायद 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। आंखें खोलते ही मैंने अपनी बहन को कहते सुना, भाई, वो लाल वाला मुझे चाहिए। एक बच्चे की तरह जिसे अपना खिलौना छिन जाने का डर हो, उसने तेजी से अपना हाथ दाईं ओर के क्लियर सिस्टम की तरफ बढ़ाया। जैसा ही उसकी उंगलियों ने लाल आइकन को छुआ, उसके चेहरे पर एक पागलपन भरी खुशी छा गई। इस जिंदगी में दुनिया का हीरो बनने की बारी मेरी है। फिर उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ झलक रही थी। बेवकूफ भाई, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि सबसे ताकतवर एबिलिटी मैंने ले ली है। इस जिंदगी में अब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे। मैं आराम से उस छोड़े हुए होड सिस्टम की तरफ बढ़ा। जिंगचिंग, क्या तुम पक्का वही चुनना चाहती हो? वो थोड़ा कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, बहुत मेहनत लगेगी। सिस्टम पाकर जिंगचिंग का घमंड 7वें आसमान पर था। उसने अपने बाल झटके और समझदार बनने का नाटक करते हुए कहा, भाई, मैंने सोच लिया है। बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हिफाजत की है। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये मारकाट और खून खराबे वाला गंदा काम मैं कर लूंगी। वो सुनहरा वाला शायद कोई स्टोरेज स्पेस है। तुम्हारे जैसे ध्यान रखने वाले इंसान के लिए वही ठीक रहेगा। तुम बस पीछे रहकर सप्लाई संभालना। मुझे प्रोटेक्ट करेगी? मैंने मन ही मन एक ठंडी मुस्कान दी। असल में तुम मुझे अपना टूर बनाना चाहती हो, ताकि जैसे पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हारी रक्षा की, वैसे ही तुम मेरा सारा फायदा उठा सको। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपनी उंगली से सामने चमकते सुनहरे निशान को छुआ। पल भर में एक गर्म सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। सिस्टम बाइंड सक्सेसफुल। होस्ट जिंग बूफान। एबिलिटी इन्फिनिट होड सिस्टम लेवल 1। अपोक्लिप्स शुरू होने में 167 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। उसी वक्त जिंगचिंग भी अपना सिस्टम बाइंड कर चुकी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और टेबल पर रखा क्रिस्टल का एस्ट्रे पलक झपकते ही गायब हो गया। जिंगचिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी छाती पकड़ी और जोर से सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। ये सच है, मुझे वो ताकत मिल गई है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाला प्यार और भरोसा नहीं था, बल्कि साफ घमंड झलक रहा था। भाई, मैं थोड़ी थक गई हूं, मेरे लिए एक गिलाई पानी लाओ। और हाँ, मॉम डैड का छोड़ा हुआ वो बैंक कार्ड भी मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदनी है। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। मैंने अपनी सगी बहन को घूर रहा था, वही बहन जिसने पिछली जिंदगी में मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिंकिंग के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर जिद पूरी की थी। भाई, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी भी मुझसे उस लाल सिस्टम को छीनने के लिए नाराज हो? लेकिन मैंने तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया है ना। मैंने कहा, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं अपनी जगह से उठा और ऊपर से जिंकिंग को घूरते हुए बोला, और हाँ, ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी पेपर्स पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं, अपना सामान पैक करो और यहां से दफा हो जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? जिंकिंग अब अपना नाटक और नहीं कर पाई। ये मॉम डैड का घर है, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? और भूलना मत, अब मेरे पास सबसे ताकतवर एबिलिटी है। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अपोकलिप्स बस आने ही वाला है, और सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। अगर तुम अभी मुझसे पंगा लोगे तो बाद में जब मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। उसे खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। उसे लगा कि मैं पिछली जिंदगी की तरह उसके तलवे चाटूंगा। मैं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जिंकिंग की तरफ बढ़ा और उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सबसे ताकतवर एबिलिटी। मैंने पूरी ताकत से उसके कान के पास दीवार पर एक मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज के साथ जिंकिंग डर के मारे चीख पड़ी और अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। तुम्हारी ये बकवास एबिलिटी सिर्फ तुम्हारे इन फटे पुराने कपड़ों को गायब कर सकती है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ चीजों को क्लियर कर सकती है, वो खाना पैदा नहीं कर सकती। 7 दिन बाद टेम्परेचर -60 डिग्री हो जाएगा।
अगर तुम्हारे पास खाने और पहनने को कुछ नहीं होगा तो चाहे तुम पूरी बिल्डिंग को गायब कर दो, तुम ठंड और भूख से तड़प तड़प कर मरोगी। जिंकिंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने तुरंत अपनी गर्दन अकड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं दूसरों से छीन लूंगी। जो मुझे सप्लाईज नहीं देगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। और तुम अपने इस बेकार से वेयरहाउस को लेकर क्या करोगे? उस वक्त भी तुम्हें मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी, है ना? मैंने कहा, तो फिर बेस्ट ऑफ लक। मुझे उसके साथ और बकवास नहीं करनी थी। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे खोल दिया। अब तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। भूलना मत, अभी भी दुनिया में कानून जिंदा है। अगर तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुसी रही तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूं। जिंकिंग ने मेरी सख्त पीठ को घूर कर देखा। उसकी आंखों से नफरत छलक रही थी। बहुत खूब, अगर तुम इतने ही पत्थर दिल हो तो मुझे भी मत कोसना। जब अपोकलिप्स आएगा तब मैं भी देखूंगी कि तुम अपने उस कूड़े के ढेर के साथ मेरे सामने कैसे भीख मांगते हो। जिंग बुफान, बाद में पछताना मत। जिंकिंग दौड़कर कमरे में गई। गुस्से में अपने सूटकेस में कुछ कपड़े और गहने ठूसे और अपना सूटकेस घसीटते हुए तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुझे एक जहरीली नजर से देखा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने सामने मरते हुए देखूंगी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। पहला स्टेप पूरा हुआ। इस आस्तीन के सांप से छुटकारा पाकर अब मैं खुलकर अपनी तैयारी कर सकता हूं। मैंने अपना फोन निकाला और टाइम देखा। 15 जनवरी 2026 सुबह के 10 बजे। अपोकलिप्स आने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे। मैंने अपने 8 मिलियन वाले घर को इंटरनेट पर बेचने के लिए डाल दिया। 20% डिस्काउंट पर इसे तुरंत बेचने और अपने पेरेंट्स की विरासत को मिलाकर मेरे पास करीब 11 मिलियन हो गए। एक ऐसा डूम्सडे बंकर बनाने के लिए जो -70 डिग्री की ठंड और ज़ोंबी की लहरों को झेल सके, और एक इंसान की कई पीढ़ियों तक चलने वाली सप्लाईज जमा करने के लिए ये पैसा ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। इसके बाद मैंने बैंक को कॉल किया और अपनी कंपनी के शेयर्स और अपना घर सब गिरवी रख दिया। मैंने कुछ प्राइवेट लोन वालों को भी कॉल किया और फिर सारे ऑनलाइन लोन प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह खाली कर दिया। मैं एक पागल जुआरी की तरह बन चुका था। बस एक ही दोपहर में मेरे पास मौजूद कैश 16 मिलियन तक पहुंच गया। बैंक कार्ड में वो चक्कर में डाल देने वाला अमाउंट देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि मेरे दिमाग में बस एक ही अर्जेंसी थी। पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जब तक कि उन्हें सप्लाईज में न बदल दिया जाए। मैं अपनी वो एसयूवी चलाते हुए सीधा शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल पड़ा, जिसे मैं अभी तक बेच नहीं पाया था। मेरा टारगेट एकदम क्लियर था, शहर के पश्चिमी छोर पर मौजूद अबैंडन्ड कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स पार्क। वो कभी पूरे शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करता था, लेकिन उसका मालिक सारा पैसा लेकर भाग गया और वो जगह वीरान हो गई। वो जगह शहर से दूर है, चारों तरफ खुला मैदान है और वहां डिफेंड करना आसान है। पिछली जिंदगी में उस जगह पर एक काले धंधे वाले गैंग ने कब्जा कर लिया था और बाद में वो सबसे बड़े सर्वाइवर बेस में बदल गया था। लेकिन इस जिंदगी में वो जगह मेरी है। मैंने उस जगह की रखवाली करने वाले एक बूढ़े आदमी को ढूंढा और सीधे उसके सामने 20,000 कैश फेंक दिया। मैंने उससे कहा कि मैं इसे 15 दिनों के लिए एक हॉरर एस्केप रूम के सेटअप के लिए किराए पर लेना चाहता हूं और मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बस चाबियां चाहिए। लाल नोटों की उस मोटी गड्डी को देखकर बूढ़े आदमी की बत्तीसी बाहर आ गई और उसने बिना कुछ सोचे चाबियां मेरे हवाले कर दी। चाबियां मिलते ही मैंने सबसे पहले मेन गेट को अंदर से लॉक किया और उस विशाल अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में दाखिल हुआ। हालांकि ये 2 साल से वीरान पड़ा था, लेकिन जमीन से 10 मीटर नीचे होने की वजह से यहां काफी ठंड और नमी थी। इसका एरिया लगभग 3000 स्क्वायर मीटर था और ऊंचाई 8 मीटर थी। मैंने अपने मन में कहा, सिस्टम, इस स्पेस को स्कैन करो। स्कैन कंप्लीट। एक सेमी क्लोज्ड अंडरग्राउंड स्पेस मिला है जो सेफ हाउस मॉडिफिकेशन के लिए परफेक्ट है। क्या आप स्पेस एंकर एक्टिवेट करना चाहते हैं? एंकर करने के बाद ये जगह रियलिटी और सिस्टम स्पेस के बीच एक ट्रांसफर स्टेशन बन जाएगी। आप कभी भी अपने दिमाग की ताकत से बाहरी सप्लाईज को सीधा यहां भेज सकते हैं या सिस्टम स्पेस की सप्लाईज को यहां निकाल सकते हैं। मैंने एंकर एक्टिवेट किया। अब जगह मिल गई थी। अगला काम था इसे भरना। मैं सीधे अपनी गाड़ी लेकर शहर के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में गया और पागलों की तरह सप्लाईज खरीदना शुरू कर दिया। मेरी इस पागलपन भरी खरीदारी ने पूरे होलसेल मार्केट में तहलका मचा दिया। एक अनजान नौजवान जो होलसेल के रेट पर होलसेल माल उठा रहा था, उसने मार्केट मैनेजमेंट का ध्यान भी खींच लिया। लेकिन मैं पहले से ही एक कहानी तैयार करके आया था। मैंने उनसे कहा कि ये दूर पहाड़ों में मौजूद कुछ बड़ी खदानों के लिए साल भर का राशन है और पहाड़ जल्दी ही बर्फ से ढकने वाले हैं, इसलिए मुझे ये सब कुछ ही दिनों में चाहिए। आज के पैसे वाले जमाने में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो चाहे तुम्हारा बहाना कितना भी बेतुका क्यों ना हो, लोग खुद ही उसे सच मान लेते हैं। रात होते ही भारी भरकम ट्रकों का पहला काफिला सप्लाईज लेकर पश्चिमी छोर के उस वीरान कारखाने में दाखिल हुआ। जब सारे मजदूर अपना काम खत्म करके चले गए तो मैंने लोहे का दरवाजा फिर से लॉक कर दिया। वो विशाल कोल्ड स्टोरेज अब सप्लाईज के छोटे छोटे पहाड़ों से भर चुका था। मैं 5 मीटर ऊंचे चावलों के पहाड़ के सामने गया। मैंने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली सबसे नीचे वाली चावल की बोरी पर रखी और कहा, स्टोर।
अगले ही पल मेरे सामने मौजूद वो 50 टन चावल पलक झपकते ही गायब हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपना पूरा फोकस सिस्टम स्पेस में लगाया। मैंने देखा कि उस अंतहीन सफेद स्पेस में वो 50 टन चावल हवा में चुपचाप तैर रहा था, बिल्कुल उसी शेप में जैसे वो जमीन पर रखा था। यहाँ वक्त रुक जाता है, अगर 100 साल भी गुजर जाएं तब भी ये चावल पकाने पर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। मुझे अपने अंदर से एक गहरी खुशी महसूस हुई। हर चीज को अपने कब्जे में रखने और सब कुछ कंट्रोल करने का यह एहसास वाकई नशा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। -60 डिग्री की भयानक ठंड में अगर कोई हीट सोर्स नहीं होगा तो ये सारा खाना जमकर पत्थर बन जाएगा। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए 10,000 टन स्मोकलेस डीजल, सोलर पैनल्स और जनरेटर्स खरीदे। अभी 7 दिन बाकी थे। मुझे इस कोल्ड स्टोरेज में सिर्फ 10 पीढ़ियों तक चलने वाला खाना ही नहीं भरना था, बल्कि मुझे इसे एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर बंकर बनाना था जिसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना तोड़ पाए। उसी वक्त मेरे फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाली जिंगचिंग थी और मैसेज में एक फोटो थी। फोटो में वो और उसका बॉयफ्रेंड चेन शू एक महंगे फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैसेज में लिखा था, बेचारा भाई, घर से निकाले जाने के बाद क्या अब तुम सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खा रहे हो? मैं और मेरे सीनियर अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगोगे तो मैं शायद तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा देने के बारे में सोच सकती हूँ। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। खा लो, जी भर के खा लो, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी इंसानों वाला खाना है। मैंने बिना कुछ सोचे सिर्फ 3 शब्द रिप्लाई किए, ज्यादा कपड़े पहनना, और फिर सीधा उसे ब्लॉक करके फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं सेकंड फ्लोर के लोहे के वॉकवे पर खड़ा था। नीचे दर्जनों मजदूर चींटियों की तरह उस विशाल लोहे के राक्षस के पेट में काम कर रहे थे। बॉस, तुम्हारी ये डिमांड कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? ये बोलने वाला इंसान ओल्ड ब्लैक था, जो शहर का सबसे जुगाड़ू कॉन्ट्रैक्टर था। इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए उस घने ब्लूप्रिंट को देखकर ओल्ड ब्लैक का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कब्ज हो गई हो। पूरे कमरे में 50 सेंटीमीटर मोटी एरोस्पेस ग्रेड एरोजेल इंसुलेशन लेयर लगानी है और उसके ऊपर 20 मिलीमीटर की 2 बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट्स लगानी है। इस सेटअप से तुम किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से बचना चाहते हो या गॉडजिला से? और तुम चाहते हो कि सारे पुराने वेंटिलेशन सिस्टम्स को पूरी तरह सील कर दिया जाए और सिर्फ 2 नए एयर इनलेट्स छोड़े जाएं, वो भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल फिल्टर सिस्टम के साथ। ओल्ड ब्लैक ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोला, भाई, इसका खर्च कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मैंने कहा, पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, 5 मिलियन एडवांस पेमेंट है। मुझे ये काम 3 दिन के अंदर पूरा चाहिए। सारा मटेरियल रेडी स्टॉक होना चाहिए। अगर स्टॉक नहीं है तो जाकर दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से उखाड़ लाओ। मैं डिफरेंस अमाउंट का 3 गुना पैसा दूंगा। मैंने पलटकर ओल्ड ब्लैक की आंखों में देखा और कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझसे ये मत पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। कोई फोटो नहीं खींचना और सोशल मीडिया पर कुछ नहीं डालना। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए 2 मिलियन और दूंगा। ओल्ड ब्लैक के गले की नस जोर से हिली। 7 मिलियन, ये उसके 2 साल के प्रॉफिट के बराबर था। ठीक है बॉस, आज से तुम ही मेरे भगवान हो। जब तुम इतने दरिया दिल हो तो मैं ओल्ड ब्लैक भी यहाँ कसम खाता हूँ, अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे पैरों में फुटबॉल की तरह रख दूंगा। ओल्ड ब्लैक को पागलों की तरह काम में लगते हुए देखकर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं सिर्फ एक शेल्टर नहीं बना रहा था, बल्कि अपोकलिप्स की दुनिया से बिल्कुल अलग एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा था। मैं फैक्ट्री के एक कोने में गया जहां अभी अभी एक खास माल उतारा गया था। भारी लकड़ी के बक्से तोड़े गए जिसके अंदर से गहरे काले रंग की धातु चमक रही थी। ये कोई आम स्टील नहीं था, बल्कि खास जुगाड़ से मंगवाया गया हाई वोल्टेज पावर ग्रिड जनरेटर और मिलिट्री ग्रेड ब्लास्ट प्रूफ शीशा था। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं होते, बल्कि इंसानी फितरत होती है। जब भूख और ठंड इंसानों को जानवर बना देती है, तब वो लुटेरे किसी आम शटर वाले दरवाजे को कागज की तरह फाड़ देते हैं। मैंने सिस्टम से इन सारे मटेरियल्स को स्टोर करने को कहा और फिर ब्लूप्रिंट के हिसाब से स्पेस एडजस्ट करने का हुक्म दिया। जब मजदूर खाना खाने गए हुए थे, मैंने उन भारी ब्लास्ट प्रूफ शीशों को छुआ और कई टन भारी मटेरियल पलक झपकते ही गायब हो गया। फिर सिस्टम के प्रिसाइज कंट्रोल की मदद से वो शीशे फैक्ट्री की छत के खिड़कियों वाले हिस्से में बिना किसी दरार के एकदम परफेक्ट फिट हो गए। जैसे ही आखिरी कंस्ट्रक्शन गाड़ी वहां से निकली, वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। मैं अपने उस प्राइवेट स्टील बंकर के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ पहाड़ों की तरह रखी सप्लाईज को देखकर मुझे लगा कि ये अभी भी काफी नहीं है। मैंने अपना फोन चेक किया। बैलेंस 5 लाख से भी कम बचा था। लीगल तरीके से चीजें खरीदने की मेरी लिमिट खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी फ्री में माल लूटने की। रात के 2 बजे ईस्ट पोर्ट का बॉन्डेड लॉजिस्टिक्स सेंटर, ये शहर का सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हब था। यहां बंदरगाह पर हजारों कंटेनर्स खिलौनों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए थे, जिनके अंदर दुनिया भर से आया हुआ टॉप क्वालिटी का माल भरा था। सिर्फ एक रात में मैंने उस बॉन्डेड एरिया के लगभग आधे महंगे वेयरहाउसेस खाली कर दिए। तब जाकर मेरे दिमाग में एक हल्का सा दर्द हुआ। ये मेरी मानसिक ताकत के ओवर यूज का वार्निंग था। मजबूरी में मुझे अपना काम रोकना पड़ा, हालांकि मेरा मन अभी भरा नहीं था। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, अचानक इंजनों की तेज आवाज ने रात का सन्नाटा चीर दिया।
कुछ काले रंग की मॉडिफाइड एसयूवीज तेजी से पोर्ट में घुसी और पास ही एक छुपे हुए वेयरहाउस के सामने रुक गईं। दरवाजे खुले और टैटू वाले दर्जनों गुंडे बाहर निकले। उनका लीडर एक गंजा आदमी था जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जल्दी करो, सामान जल्दी लोड करो। लॉन्ग ब्रो ने कहा है ये माल आज रात ही निकल जाना चाहिए। ऊपर वाले आजकल हम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जो बक्से वो लोग उठा रहे थे उन पर साफ साफ डेंजर का निशान बना हुआ था। मैंने अपनी आंखें छोटी की और सिस्टम का लॉन्ग डिस्टेंस स्कैन एक्टिवेट किया। स्कैन का रिजल्ट आया TNT एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, इंडस्ट्रियल अमोनियम नाइट्रेट। ये तो हथियारों का जखीरा था। मेरी दिल की धड़कन रुक सी गई। ये तो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गैंग ब्लैक शार्क गैंग का स्मगलिंग अड्डा था। उन विस्फोटकों को देखकर जो न सिर्फ ज़ॉम्बी को चीथड़ों में उड़ा सकते थे बल्कि किसी भी मजबूत किले को तोड़ सकते थे, मैंने अपने होठों पर जीभ फेरी। ये तो जैसे खुद चलकर आया हुआ कोई बड़ा तोहफा था। इन विस्फोटकों के साथ मेरे पास अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आ गया था। अब जब मैं यहां आ ही गया हूं तो माफ करना भाइयों। मैंने चुपचाप सिस्टम स्पेस की ताकत का इस्तेमाल किया और वेयरहाउस के पीछे पहुंच गया। मैंने अपना हाथ उस पतली सी स्टील की दीवार पर रखा। ये दूरी सिस्टम के स्टोरेज रेंज के बिल्कुल अंदर थी। सिस्टम, वेयरहाउस के अंदर मौजूद सारे विस्फोटकों को लॉक करो और सब कुछ स्टोर कर लो। वेयरहाउस के अंदर सामान ढो रहे गुंडों की आंखों के सामने अंधेरा सछा दिया। अभी अभी उनके हाथों में जो भारी बक्से थे वो अचानक गायब हो गए। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। वो दर्जनों भारी भरकम गुंडे अपने हाथ हवा में उठाए उसी पोज में खड़े थे और एक दूसरे को फटी आंखों से देख रहे थे। शिट, बक्से कहाँ गए? क्या यहां भूत है? लॉन्ग ब्रो, गड़बड़ हो गई, माल गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। वो गंजा लीडर दौड़कर अंदर आया। उस खाली वेयरहाउस को देखकर उसके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर खौफ और फिर उसे अपनी आंखों पर शक होने लगा। कौन है? किसने किया ये? बाहर निकल कर आ। उसने अपनी बंदूक निकाली और हवा में पागलों की तरह लहराने लगा। और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बहुत पहले ही पोर्ट की दीवार फांदकर रात के अंधेरे में गायब हो चुका था। काउंट डाउन 24 आवर्स। आखिरी दिन भी शहर में वही चहल पहल थी। किसी को नहीं पता था कि ये पुरानी दुनिया का आखिरी सूरज है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का ब्लू अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कल टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री नीचे गिर जाएगा। किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि बस थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं उस दिन बाहर नहीं निकला। मैं पश्चिमी इलाके के अपने उस बंकर में रहकर आखिरी चेकिंग कर रहा था। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील कर दी गई थीं और अंदर आने के लिए सिर्फ एक मेन गेट छोड़ा गया था। मैंने अपना फोन खोला और आखिरी बार अपना सोशल मीडिया देखा। जिंग क्विंग ने 1 घंटे पहले एक पोस्ट डाला था। हालांकि सर्दियां आ रही हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत गर्म है। इस सरप्राइज के लिए थैंक यू सीनियर। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कुछ लोग बस अपने सड़े हुए पैसों के साथ पड़े पड़े सड़ते रहेंगे। मुझे बड़ी जोरदार हंसी आ गई। मैंने उस पोस्ट को लाइक किया और नीचे कमेंट में लिखा, इस आखिरी सुकून को अच्छे से एंजॉय कर लो, जल्द ही मौसम बहुत गर्म होने वाला है। उसी वक्त खिड़की के बाहर गिर रही हल्की हल्की बारिश अचानक रुक गई और फिर एक टेबल टेनिस की गेंद के बराबर बड़ा ओला मेरे बुलेट प्रूफ शीशे पर जोर से टकराया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। ओले गोलियों की तरह बरसने लगे और उनके साथ तेज तूफानी हवाएं चीखने लगीं। टेम्परेचर एकदम से जमीन पर आ गिरा। मेरे फोन की स्क्रीन पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश हुई। एक बेहद खतरनाक पोलर वोटेक्स की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर अगले 3 घंटों में 50 डिग्री नीचे गिर जाएगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वो तुरंत अपने घर लौट जाएं। तुरंत अपने घर लौट जाएं। ये कोई ड्रिल नहीं है। अपोकलिप्स शुरू हुए अभी बस 10 मिनट ही हुए थे और बाहर की दुनिया का रंग पूरी तरह बदल चुका था। पलक झपकते ही सड़कों पर काली बर्फ की एक मोटी परत जम गई। दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराईं और उनमें आग लग गई। लेकिन इससे पहले कि आग फैल पाती, उस भयानक ठंड ने उसे वहीं दबा दिया और वो आग एक अजीब सी जमी हुई हालत में बदल गई। गाड़ियों में फंसे लोग दहशत में दरवाजे खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे बर्फ से जाम हो चुके थे। कुछ लोग खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले, लेकिन बाहर की हवा को छूते ही ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की सारी गर्मी निचोड़ ली गई हो। उनकी हरकतें तुरंत सुन्न पड़ गईं। उनके चेहरों पर दहशत का वो भाव जम गया और वो जिंदा बर्फ के पुतलों में बदल गए। अंदर के थर्मामीटर से पता चल रहा था कि बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका है और अभी भी हर मिनट 1 डिग्री की रफ्तार से गिर रहा है, जबकि मेरे सेफ हाउस के अंदर का टेम्परेचर 24 डिग्री पर सेट था। मैंने अपना जैकेट उतारा और सिर्फ एक पतली सी टी-शर्ट पहनकर बैठ गया। मैंने एकदम सही पके हुए वैग्यू बीफ का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला। आहा, सुकून। उसी समय शहर के बीचों बीच एक महंगे अपार्टमेंट में बहुत ठंड है। ये क्या हो रहा है? हीटर क्यों बंद हो गया? जिंग क्विंग अपनी नई खरीदी हुई कश्मीरी रजाई ओढ़े हुए थी, फिर भी वो ठंड से कांप रही थी। अभी अभी पूरे सोसाइटी का हीटिंग सिस्टम पाइप फटने की वजह से ठप हो गया था। कमरे का टेम्परेचर -5 डिग्री तक गिर चुका था। हालांकि ये अभी जानलेवा नहीं था, लेकिन लाड़ प्यार में पली बढ़ी जिंग क्विंग के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं था। सीनियर, जल्दी कुछ सोचो, हम ठंड से मर जाएंगे। उसने अपने बगल में बैठे चेंगशू को धक्का दिया। चेंगशू की भी ठंड से हालत खराब थी। वो पागलों की तरह सारे कपड़े अपने ऊपर लाद रहा था। चुप रहो, मेरी भी हालत खराब है। ये मनहूस मौसम अचानक कैसे बदल गया? जल्दी ढूंढो, क्या कोई हीट पैच बचा है?
सारे हीट पैचेस उस बक्से में हैं। जिंग क्विंग ने कोने की तरफ इशारा किया। दोनों ने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 10 से भी कम हीट पैचेस मिले। ये रात काटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थे। हाँ, तुम्हारा भाई तो अमीर है ना, वो पक्का किसी बड़े होटल में होगा या उसने कोई हीटिंग इक्विपमेंट खरीदा होगा। जल्दी उसे कॉल करो। जिंग क्विंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया। सॉरी, द नंबर यू आर डायलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। शिट। जिंग किंग ने गुस्से में फोन सोफे पर पटक दिया। इस कमीने की आज फोन बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चेनशू की आंखें चमकी। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई को साउथ सिटी होलसेल मार्केट में देखा था। मैं काफी दूर था, लेकिन मैंने उसे बार बार ये कहते सुना कि पश्चिमी छोर पर एक फैक्ट्री है। वहां सच में एक वीरान फैक्ट्री है। ऐसे मौसम में वो पक्का वहीं छिपा होगा। हम उसे ढूंढने चलते हैं। बाहर इतनी भयानक बर्फबारी हो रही है। जिंग किंग ने खिड़की के बाहर उस डरावने तूफान को देखा और पीछे हट गई। अगर हम नहीं गए तो मर जाएंगे। ये बर्फबारी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली। कुछ और घंटों में घर के पानी के पाइप भी फट जाएंगे। हमारे पास गाड़ी है और उसमें एसी है। एक बार तुम्हारा भाई मिल जाए, फिर तुम्हारे सिस्टम और मेरे दिमाग के सामने उसकी क्या औकात। तब उसकी सारी सप्लाईज हमारी हो जाएंगी। उनके लालच ने उनके डर को हरा दिया। दोनों ने अपने ऊपर सारे कपड़े लाद लिए और किसी तरह लड़खड़ाते हुए नीचे जाकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और जैसे ही अंदर गर्म हवा आई, दोनों ने राहत की सांस ली। चलो, पश्चिमी इलाके की तरफ चलते हैं। जिंग किंग की आंखों में एक बेरहमी भरी चमक आ गई। एक बार मुझे जिंग बुफान मिल जाए तो मैं उसे बर्फ में घुटनों के बल बिठाऊंगी और उससे माफी मंगवाऊंगी, ताकि मैं उसकी पहले वाली बदतमीजी के लिए उसे माफ कर सकूं। और उधर पश्चिमी इलाके में मैं अपने मॉनिटरिंग स्क्रीन के एक कोने को घूर रहा था। वहां कुछ आवारा कुत्ते एक दूसरे से चिपककर ठंड से कांप रहे थे। अचानक उनमें से एक कुत्ते का शरीर जोर जोर से झटके खाने लगा। उसकी आंखें पल भर में खून की तरह लाल हो गईं और एक खौफनाक गैर इंसानी चीख उस वीरान जगह पर गूंज उठी। उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते ने अपने ही साथी पर हमला कर दिया। बर्फ पर खून के फवारे छूट पड़े, जो तुरंत लाल बर्फ के टुकड़ों में जम गए। ये कोई आम वायरस नहीं था, ये एक्सट्रीम कोल्ड ज़ॉम्बी वायरस था। इन्हें ठंड से डर नहीं लगता, बल्कि जितनी ज्यादा ठंड होती है, ये उतने ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया। मैं अपनी जगह से उठा, कंट्रोल पैनल के पास गया और वो लाल बटन दबा दिया। लेवल 1 कॉम्बैट डिफेंस मोड एक्टिवेटेड। फैक्ट्री के बाहर मौजूद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के हाई वोल्टेज ग्रिड में बिजली दौड़ गई। उस तूफानी बर्फबारी में नीली बिजलियां कड़कने लगीं। मैंने अपने रेड वाइन का ग्लास उठाया, स्क्रीन पर दिख रहे उस बर्फीले तूफान की तरफ इशारा किया और कहा, नरक में तुम्हारा स्वागत है मेरे मेहमानों। पश्चिमी इलाके का बर्फीला तूफान अब एक सफेद तबाही में बदल चुका था। सामने 5 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक सफेद BMW X5 किसी पियक्कड़ की तरह उस सड़क पर रेंग रही थी, जहां पहले से ही आधा मीटर बर्फ जम चुकी थी। हम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? तुमने तो कहा था सिर्फ 20 किलोमीटर है। जिंग किंग पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उसने अपने ऊपर 2 भारी रजाइयां डाली हुई थीं, फिर भी ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। चुप रहो। स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए चैन शू के हाथ सुन्न हो चुके थे। उन पर नीले और बैंगनी रंग के फ्रॉस्ट बाइट्स हो गए थे। नेविगेशन दिखा रहा है कि वो बस आगे ही है। लानत है, इस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। गाड़ी जोर से नीचे धंसी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। गाड़ी का निचला हिस्सा सड़क के बीच पड़ी एक बड़ी बर्फ की चट्टान में फंस गया था। गाड़ी खराब हो गई। चैनशू ने मायूसी में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ उस बर्फ जैसे ठंडे लेदर कवर से टकराया और वो दर्द से तड़प उठा। क्या? जिंग किंग चीख पड़ी। क्या तुम मुझे यहां मारना चाहते हो चैनशू? तुम एकदम नकारा हो। बकवास बंद करो। अगर हिम्मत है तो खुद आकर चला लो। चैनशू का भी जिंदा रहने का डर उसके प्यार के नाटक पर हावी हो गया। बाहर निकलो। वो सामने जो काला सा साया दिख रहा है, वो शायद वही फैक्ट्री है। पैदल चलते हैं। उन दोनों के पास अब कोई चारा नहीं था। गाड़ी में रहने का मतलब था ठंड से जमकर मर जाना। उन्होंने अपनी रजाइयां कसकर लपेटीं और 2 बेवकूफ पेंगुइन की तरह लड़खड़ाते हुए उस बर्फीले तूफान में उतर गए। जिंग चिंग को लग रहा था जैसे उसके फेफड़े ठंड से फट जाएंगे। हर एक सांस मौत जैसी लग रही थी। सिर्फ 500 मीटर का रास्ता, जो आम दिनों में कुछ मिनटों का होता था, उसे पार करने में उन्हें पूरे आधे घंटे लग गए। जब वो लोहे के राक्षस जैसी फैक्ट्री उनके सामने आई, तो वो दोनों लगभग घुटनों के बल रेंगते हुए मेन गेट तक पहुंचे। लेकिन सामने का नजारा देखकर वो सुन्न रह गए। ये कोई वीरान फैक्ट्री कहां से है? ये तो साफ साफ एक स्टील बंकर था। पुरानी लाल ईंटों की दीवारों को पूरी तरह से सिल्वर ग्रे धातु की मोटी चादरों से ढक दिया गया था। जिंगचिंग दौड़कर उस विशाल स्टील गेट के पास गई और पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगी। जिंग बुफान, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो।
भाई, मैं किंग चिंग हूं, मैं ठंड से मर रही हूं, जल्दी दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। जिंग बुफान, मैं चैन शू हूं, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम हमें ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? दोनों पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज उस तूफान में तुरंत गायब हो गई। अंदर मैं एक बड़े से लेदर सोफा पर बैठा था और मेरे सामने एक पूरी दीवार मॉनिटरिंग स्क्रीन से भरी थी। स्क्रीन पर दो धुंधले लाल थर्मल इमेजिंग साए दरवाजे से चिपके हुए थे, बिल्कुल दो लाचार मक्खियों की तरह। मेरे हाथ में लफाइट वाइन का एक गिलास था जिसे मैं हल्के हल्के हिला रहा था। पास ही रखे एक छोटे तांबे के बर्तन में लाल तेल उबल रहा था, जिसमें से पागल कर देने वाली मसालेदार खुशबू आ रही थी। मैंने कहा, सिस्टम, बाहर का स्पीकर ऑन करो। बाहर के स्पीकर से बिजली की एक हल्की सी आवाज आई जिससे वो दोनों चौंक गए, और फिर उस तूफान में एक सुस्त, शांत और हल्की मुस्कान से भरी आवाज गूंजी। कौन है? आधी रात को दूसरों को परेशान करना जुर्म है क्या, तुम्हें नहीं पता? ये आवाज सुनते ही जिंग चिंग की आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई, मैं हूं, तुम्हारी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, हम मरने वाले हैं। मेरी बहन? मेरी आवाज बहुत शांत थी, और फिर चबाने की आवाज के साथ मैंने कहा, यार ये डक इंटेस्टाइन का सूप थोड़ा ज्यादा पक गया है। हाँ, तो तुमने क्या कहा? तुम कौन हो? बाहर खड़ी जिंग चिंग की जैसे सांस ही रुक गई। मैं बाहर एक कुत्ते की तरह ठंड से मर रही हूं और तुम अंदर हॉट पॉट खा रहे हो, वो भी डक इंटेस्टाइन के साथ। उस मनहूस खाने की कल्पना भर से ही उसके मुंह में पानी आ गया और उसके पेट ने जोर से आवाज की, जिंग बुफान, पागल बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। मैं जिंग चिंग हूं, तुम्हारी इकलौती सगी बहन, तुम जल्दी दरवाजा खोलो। एक बार मैं अंदर आ जाऊं, फिर मैं तुम्हें पहले की सारी बातें समझाऊंगी। वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक गलतफहमी। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे, माइक्रोफोन उठाया और स्क्रीन पर दिख रहे उस डरे हुए चेहरे को देखकर मेरी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। तुमने मुझे दफा होने को कहा, क्या वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? या फिर तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझे अपने सामने कुत्ते की तरह तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती हो, क्या वो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी? वो तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था। जिंग चिंग घबरा गई। भाई, तुम एक आदमी हो, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को दिल से कैसे लगा सकते हो? पहले मैंने गलती की, मैं गलत थी, अब मैं तुमसे माफी मांग रही हूं ना। सॉरी, आई एम सॉरी, अब ठीक है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये माफी कहां से थी? ये तो साफ साफ एक हुक्म था। उसे लगता था कि अगर वो सिर झुकाकर ये 3 शब्द कह देगी तो मुझे उसे माफ करना ही पड़ेगा। पिछले 20 सालों का यही तो नियम था, लेकिन अफसोस, अब नियम बदल चुके थे। अगर सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो पुलिस किस काम की? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम में इतनी ही अकड़ है तो अपनी उस सबसे ताकतवर एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर आओ ना। तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है ना? ये दरवाजा तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है तो इसे क्लियर कर दो। ये बात एक बिजली की तरह जिंग चिंग के दिमाग पर गिरी। हाँ, मेरे पास तो सिस्टम है। वो ठंड से इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपना सिस्टम ही भूल गई थी। ठीक है, तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं खुद खोल लूंगी, फिर बाद में मेरे सामने गिड़गिड़ाना मत। जिंग जिंग की आंखों में एक बेरहमी छा गई। उसने एक लंबी सांस ली और अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथों को उस मोटे दरवाजे पर जोर से रख दिया। उसके शरीर की एनर्जी बाहर निकली और उसके हाथों से एक लाल रोशनी फूटकर दरवाजे पर जोर से टकराई। क्लियर! लेकिन जैसा उसने सोचा था कि दरवाजा गायब हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वो लाल रोशनी एक ना दिखने वाली दीवार से टकराकर तुरंत वापस लौट आई। उस झटके से जिंग किंग के हाथ सुन्न हो गए और वो पीछे बर्फ पर जा गिरी। सिस्टम वार्निंग, टारगेट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इसे हाई लेवल एनर्जी स्पेस एंकर से मजबूत किया गया है। होस्ट का करंट लेवल लेवल 1, इसे क्लियर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती क्लियर करने पर आपकी लाइफ फोर्स खर्च होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिंग किंग ने उस दरवाजे को हैरानी से देखा, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। मेरा सिस्टम सबसे ताकतवर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये एक दरवाजा तक ना खोल पाए? स्पीकर से मेरी बेदर्दी भरी हंसी गूंजी। मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस दरवाजे को बनाने में मैंने 5 मिलियन का एरोस्पेस ग्रेड एलॉय इस्तेमाल किया है, और ऐसा लगता है कि मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का पक्का इलाज है। तुम्हारा क्लियर सिस्टम मेरे होट सिस्टम को क्लियर नहीं कर सकता। अब यहां से दफा हो जाओ, मेरे दरवाजे की बर्फ गंदी मत करो। स्पीकर बंद हो गया। फिर अचानक दरवाजे के ऊपर लगे सर्च लाइट्स चालू हो गए और 2 बहुत तेज रोशनी सीधे उन दोनों के चेहरों पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें चुंधिया गईं। जिंग किंग बर्फ पर बैठी हुई थी, अपनी हड्डियों को चीर देने वाली उस ठंड को महसूस करते हुए और उस दरवाजे को देखते हुए जो कभी नहीं खुलने वाला था। उसने पहली बार जाना कि असली खौफ और बेबसी क्या होती है। आधा घंटा बीत गया। जिंग किंग और चेन शू वहां से नहीं गए, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। वो बस फैक्ट्री के दरवाजे के पास एक छोटी सी खाली जगह में सिकुड़ कर बैठ गए। क्या करें, मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। जिंग किंग के होंठ गहरे बैंगनी हो चुके थे और उसकी पलकों पर बर्फ की बूंदें जम गई थीं।
चेंशू की हालत तो और भी खराब थी। उसने अपने पहले से ही कम कपड़ों में से एक जैकेट जिंगकिंग को दे दिया था। अब उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। मत मत सो जाना, अगर सो गए तो कभी नहीं उठ पाओगे। उसी वक्त उनके सिर के ऊपर से एक इतनी मजबूत खुशबू आई जो किसी की भी रूह खींच ले। उन दोनों ने बहुत मुश्किल से अपना सिर उठाया। खाना है? मैं सेकंड फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था और मेरे हाथ में वो हॉट पॉट का कटोरा था। जिंग बुफान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक बाइट दे दो, बस एक घूंट गरम सूप। चेंशू आखिरकार टूट गया। वो बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह ऊपर की तरफ अपना सिर पटकने लगा। मैंने तुम्हें पहले बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया था। हमारे उस पुराने रिश्ते के खातिर मुझे बचा लो। पुराना रिश्ता? मैं हंसा और मैंने चॉपस्टिक से एक बढ़िया पका हुआ बीफ का टुकड़ा उठाया। जब तुम दोनों ने मुझे बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब क्या तुमने उस पुराने रिश्ते के बारे में सोचा था? मैंने अपना हाथ खोला और वो गरम गरम बीफ का टुकड़ा, जिससे लाल तेल टपक रहा था, उन दोनों के सामने नीचे आ गिरा। उस गंदी बर्फ के ढेर में चेंशू लगभग बिना सोचे समझे उसे छीनने के लिए झपटा, लेकिन जिंगकिंग उससे भी तेज थी। उसने वो गंदी बर्फ से सना हुआ मांस का टुकड़ा उठाया और सीधा अपने मुंह में ठूस लिया। उसने उसे चबाया तक नहीं, सीधा निगल लिया। उस पल भर की गर्मी ने उसके गले से एक सुकून भरी आवाज निकाल दी। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जिंगकिंग ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। जब पेट भर गया है तो अब यहां से दफा हो जाओ। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि कुछ छोटे बच्चे अभी की खुशबू से खिंचे चले आ रहे हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, दूर बर्फीले तूफान में अचानक कुछ हरी आंखें चमकने लगी। हवा के साथ एक भारी गुर्राहट की आवाज आई। वो कुछ म्यूटेटेड ज़ॉम्बी कुत्ते थे। भागो! चेंशू ने सबसे तेज रिएक्ट किया। उसने जिंगकिंग को पकड़ा और भागने लगा, लेकिन जमीन पूरी तरह बर्फ से ढकी थी। दोनों के पैर फिसले और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता उन पर झपटा और उसने अपना खूनी मुंह सीधा चेंशू की जांग पर गाड़ दिया। बचाओ जिंग बुफान, बचाओ! चेंशू किसी सूअर की तरह चीखने लगा। वो उस कुत्ते को पागलों की तरह लाते मार रहा था, लेकिन उसे तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। मौत सामने देखकर चेंशू की आंखों में एक दरिंदगी आ गई। उसने तुरंत अपने बगल में पड़ी जिंगकिंग को पकड़ा और उसे पूरी ताकत से कुत्ते के मुंह की तरफ धकेल दिया और खुद उसी झटके से दूसरी तरफ लुढ़क गया। सीनियर, तुम ये क्या कर रहे हो? जिंगकिंग दहशत में चीख पड़ी। वो देख रही थी कि वो बदबूदार बड़ा सा मुंह बस उसकी गर्दन काटने ही वाला है। मौत और जिंदगी के उस एक पल में जिंदा रहने की चाहत ने डर को हरा दिया। जिंगकिंग ने अपनी तरफ आते हुए उस कुत्ते के सिर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो लाल आइकन पागलों की तरह चमकने लगा और वो मन ही मन चिल्लाई, गायब हो जा! क्लियर! उस विशाल मैस्टिफ कुत्ते का सिर जिंगकिंग की नाक से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आकर पूरी तरह मिट गया। बस उस कुत्ते का आधा बिना सिर वाला शरीर जिंगकिंग के ऊपर जोर से गिरा, जिससे वो खून की उल्टी करते करते बची। होस्ट किल्ड, लेवल 1 म्यूटेटेड क्रीचर, गेन्ड 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, स्टैमिना ओवरड्राफ्ट वार्निंग। जिंगकिंग को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गई। ये नाटक थोड़ा मजेदार था। मैंने अपने हाथ से बाइनोक्यूलर्स नीचे रखे। मेरी आंखों में एक मजाकिया चमक थी। जब तुम लोग जाना ही नहीं चाहते तो चलो मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। मेरी आवाज फिर से गूंजी, किसी शैतान के बहकावे की तरह। यहां से ईस्ट की तरफ 200 मीटर जाओ, वहां एक गार्ड हाउस है। वो पहले यहां के सिक्योरिटी गार्ड का कमरा हुआ करता था। हालांकि उसके शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी छुपने की जगह है। आज रात जिंदा बचने का वही तुम्हारा इकलौता मौका है। इतना कहकर खिड़की पूरी तरह से बंद हो गई। पीछे रह गए अंधेरे में कांपते हुए वो 2 लोग और उनके चारों तरफ बढ़ती हुई वो हरी आंखें। गार्ड हाउस की तरफ चलो। जिंगकिंग ने अपने ऊपर से कुत्ते की लाश को हटाया और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसने चेंशू की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस धक्के को वो हमेशा याद रखने वाली थी। ज़ॉम्बी कुत्तों के झुंड से घिरने से बस 1 सेकंड पहले वो दोनों रेंगते गिरते पड़ते उस टूटे फूटे गार्ड हाउस की तरफ भागे। गार्ड हाउस बहुत छोटा था और चारों तरफ से हवा आ रही थी। दोनों ने किसी तरह टूटी फूटी लकड़ियों और पुराने अखबारों से खिड़कियों को बंद किया और धूल भरी जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांसें लेने लगे। किंग, तुम ठीक तो हो? चेंशू ने आगे बढ़कर जिंगकिंग का हाथ पकड़ना चाहा। उसके चेहरे पर एक झूठी मक्खन लगाने वाली मुस्कान थी। मैं उस कुत्ते को धक्का दे रहा था, तुम्हें नहीं, गलत मत समझना। दूर हटो! जिंगकिंग ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद उस मासूम लड़की का नकाब हमेशा के लिए टूट चुका था और अब उसका मतलबी और खूंखार असली चेहरा सामने आ गया था। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो चेंशू। पहले मैंने तुम्हें इसलिए पालकर रखा था क्योंकि तुम हैंडसम और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन अब तुम सिर्फ एक कूड़े हो। जिंगकिंग दीवार के सहारे बैठ गई और अपनी ताकत वापस पाने के लिए आंखें बंद कर लीं। अब से अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा सिर भी उस कुत्ते की तरह उड़ा दूंगी। चेंशू का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों में नफरत की चमक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। उसे पता था कि अब जिंगकिंग के पास वो खौफनाक क्लियर सिस्टम है। उसे मारना जिंगकिंग के लिए चुटकी का काम था। वो सिर्फ बर्दाश्त कर सकता था।
और उधर 200 मीटर दूर सेफ हाउस के बेसमेंट में मैं कांस्टेंट टेम्परेचर वाले मसाज बाथटब में लेटा हुआ था और मेरे हाथ में एक टैबलेट था। हालांकि पब्लिक इंटरनेट बंद हो चुका था, लेकिन मेरे लगाए हुए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट रिसीवर में अभी भी पूरी दुनिया के सिग्नल्स आ रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया भर की न्यूज स्क्रॉल हो रही थीं। चाइना रीजन इमरजेंसी नोटिस, सरकार ने हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है। सभी ऑफिशियल शेल्टर खोल दिए गए हैं। सभी बचे हुए लोग अपने नजदीकी शेल्टर में जाएं। इस शहर के शेल्टर की लोकेशन है ईस्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर, शेल्टर नंबर 7। मैंने इस लोकेशन को देखा। पिछली जिंदगी में यह सच में शुरुआत का सबसे बड़ा ऑफिशियल बेस था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के होने की वजह से सप्लाईज बहुत तेजी से खत्म हुई और खराब मैनेजमेंट की वजह से 1 महीने के अंदर ही वहां वो मशहूर फूड राइट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ऐसा लगता है कि इतिहास बदला नहीं है। मैंने न्यूज बंद की और सिस्टम इंटरफेस खोला। करंट टोटल होल्ड वॉल्यूम 32,000 टन। सिस्टम लेवल 1, एक्सपीरियंस पॉइंट 0%, लेवल अप रिक्वायरमेंट 10 लेवल 1 ज़ॉम्बी कोर्स कलेक्ट करें। कोर्स? पिछली जिंदगी में लोगों को एपोकलिप्स के तीसरे महीने तक पता ही नहीं चला था कि ज़ॉम्बी के दिमाग में मौजूद इन कोर्स से एबिलिटीज को लेवल अप किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये बात अभी पता है। वो बेवकूफ जिंग क्विंग अभी बस अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते को मारकर भाग गई, लेकिन सबसे कीमती लूट वो वहीं बर्फ में छोड़ गई। वो मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, मैं उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैंने एक हल्की नैनो थर्मल कॉम्बैट सूट पहनी, अपनी टैक्टिकल कुल्हाड़ी उठाई और मैंने बाहर टहलने जाने का फैसला किया, इस बर्फीले तूफान की पहली रात में अपनी पहली कमाई लूटने के लिए, और साथ ही ये देखने के लिए कि वो 2 पहरेदार कुत्ते ठंड से मरे या नहीं। मैंने पूरी तरह से पैक नैनो हीटिंग कॉम्बैट सूट पहन रखी थी और मैं पश्चिमी इलाके के बंजर मैदान में चल रहा था। आगे 50 मीटर की दूरी पर वो ज़ॉम्बी कुत्तों का झुंड गार्ड हाउस के चक्कर काट रहा था। कुल 7 कुत्ते थे। मैंने अपनी सांसें कंट्रोल की और बर्फ के ढेर के पीछे से तेजी से बाहर निकला। पहला ज़ॉम्बी कुत्ता अभी भी गार्ड हाउस पर गुर्रा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और मेरी कुल्हाड़ी उस तक पहुंच गई। एक भारी आवाज के साथ मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी ने उसके सख्त सिर को फाड़ दिया। किल्ड लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +10। इस आवाज ने तुरंत बाकी 6 खूंखार कुत्तों को चौंका दिया। सबसे बड़ा ज़ॉम्बी मैस्टिफ, जो उनका लीडर था, उसने झटके से अपना सिर मोड़ा। खौफनाक रोशनी से चमकती उसकी आंखों ने मुझे घूर कर देखा। उसने अपने पिछले पैरों से धक्का दिया और उसका भारी भरकम शरीर किसी टैंक की तरह मेरी तरफ टकराने के लिए दौड़ा। जब वो मुझसे सिर्फ आधा मीटर दूर था, मैंने अपना बायां हाथ उस मैस्टिफ के पैरों के नीचे की जमीन की तरफ किया। स्टोर। उसी पल उस कुत्ते के नीचे की 2 मीटर चौड़ी बर्फ और जमीन पलक झपकते ही गायब हो गई। उस मैस्टिफ के नीचे की जमीन खिसक गई और वो सीधा उस गड्ढे में जा गिरा। अगर तुम्हें बर्फ पसंद है तो ये लो मौत। मैं तुरंत उसके पीछे उस गहरे गड्ढे में कूद गया। मेरे हाथों में मौजूद टैक्टिकल कुल्हाड़ी हवा में लहर की तरह घूमी। कुल्हाड़ी का ब्लेड सीधे उस मैस्टिफ की कमजोर गर्दन पर जा लगा और एक खौफनाक कुत्ते का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। किल्ड लेवल 1 ज़ॉम्बी डॉग, एक्सपीरियंस +10। ये बाहर आ गया। मेरे दिल में एक खुशी दौड़ गई। मैंने नीचे बैठकर अपनी घिन को दबाते हुए उस मैस्टिफ के सिर के अंदर हाथ डाला। जल्द ही मैंने एक नाखून के आकार का क्रिस्टल बाहर निकाला, जिसमें से एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। यही है इस एपोकलिप्स की सबसे कीमती करेंसी। कोर्स ज़ॉम्बी की ताकत का सोर्स है और इंसानों के एवोल्यूशन की चाबी भी। गड्ढे के ऊपर बचे हुए 5 ज़ॉम्बी कुत्ते अभी भी जोर जोर से भौंक रहे थे, लेकिन वो गड्ढे के डर से नीचे नहीं आ रहे थे। मैंने अपना सिर उठाया और मेरे चेहरे पर एक बेरहम मुस्कान थी। घबराओ मत, एक एक करके आओ, तुम सब मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो, मैंने दिमाग में सोचा और अपने स्पेस से एक मॉडिफाइड नेल गन बाहर निकाली। अगले 5 मिनट तक मैं गड्ढे के अंदर खड़ा होकर निशाना लगाता रहा, जैसे कोई टारगेट प्रैक्टिस हो। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं गहरे गड्ढे से बाहर निकला। मैंने सारी लाशों को चेक किया। किस्मत अच्छी थी, उन 7 कुत्तों ने मिलकर मुझे 3 कोर्स दिए। सिस्टम एक्सपीरियंस बार अब 45% तक पहुंच चुका था। कोर्स को सिस्टम स्पेस में फेंककर मैं गार्ड हाउस की तरफ बढ़ा। अंदर कोई नहीं था, बस बिखरे हुए पैरों के निशान थे और दीवार पर नाखूनों से खुरचकर लिखी एक लाइन थी, जिंग बुफान, तुम इंतजार करना। लगता है इनमें जिंदा रहने की काफी तड़प है। मैंने हिकारत भरी हंसी हंसी। मुझे कोई डर नहीं था कि ये 2 कीड़े कुछ बड़ा उखाड़ लेंगे। इस अपोकलिप्स में जिंदा रहना अक्सर मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर उन 2 लोगों के लिए जो खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, लेकिन जिनकी किस्मत कागज से भी पतली है। जब वो ऑफिशियल शेल्टर चले ही गए हैं, तो अब वहां की उन आशीर्वाद वाली जिंदगी का मजा लें। असल नर्क तो वही जगह है। मैं मुड़ा और मेरा साया उस बर्फीले तूफान में गायब हो गया। इस बार बाहर निकलने से मुझे सिर्फ अपनी कॉम्बैट पावर का ही अंदाजा नहीं हुआ, बल्कि एक बात और पक्की हो गई। इस दुनिया में जहां सारे नियम टूट चुके हैं, जब तक मेरे पास ताकत है, ये जगह मेरे लिए एक प्लेग्राउंड है। और मेरा अगला टारगेट शहर के बीचों बीच मौजूद फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल था।
वहां सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं है, बल्कि वो एंटीवायरस सिरम भी है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। सिरम ज़ॉम्बी वायरस का इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन शुरुआती दिनों में आम बुखार और इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसी दौरान ईस्ट सिटी स्पोर्ट्स सेंटर को एक टेम्पररी शेल्टर में बदल दिया गया था। हजारों बचे हुए लोग दरवाजे पर भीड़ लगाए खड़े थे। रोने की आवाजें, गालियां और मदद की पुकारें सब एक में मिल गई थीं। हथियारों से लैस सिपाही बहुत तनाव में ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। लाइन में खड़े रहो, अपना टेम्परेचर चेक करवाओ, जिनके शरीर पर घाव हैं उन्हें तुरंत अलग करो। सप्लाईज लिमिट में है, हर इंसान को दिन में सिर्फ एक कटोरी दलिया मिलेगा। जिन्हें पेट भर खाना चाहिए वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम में ज्वाइन करने के लिए नाम लिखवाएं। जिंग किंग और चैन यू भीड़ में बुरी हालत में खड़े थे। रुको, क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक सिपाही ने उन दोनों को लाइन तोड़ने से रोका। मैं एक अवेकनर हूं, मैं एक अवेकनर हूं। जिंग किंग को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो पागलों की तरह अपने हाथ हिलाने लगी और चिल्लाई, मेरे पास एबिलिटी है, मैं स्पेशल हूं, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। अवेकनर? सिपाही हैरान रह गया। हालांकि ऊपर से ऑर्डर आया था कि स्पेशल एबिलिटीज वाले लोगों को अलग से छांटा जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग झूठ बोलकर आने लगे थे। साबित करो, सिपाही ने रूखेपन से कहा। जिंग किंग ने गहरी सांस ली। अपनी कमजोरी और भूख से हो रहे चक्कर को बर्दाश्त करते हुए उसने सड़क के किनारे रखे एक भारी भरकम बैरिकेड पत्थर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। गायब हो जा। एक रोशनी चमकी और वो सैकड़ों किलो भारी पत्थर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। आसपास की भीड़ में सन्नाटा छा गया। सिपाही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी उठाया। बेस एंट्रेंस पर एक स्पेस टाइप नहीं, एक क्लियर टाइप अवेकनर मिली है, प्लीज इंस्ट्रक्शंस दे। 5 मिनट बाद जिंग किंग और चैन यू को एक गर्म ऑफिस में लाया गया। डेस्क के पीछे एक मिलिट्री कोट पहने अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। उसने जिंग किंग को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम्हारी एबिलिटी क्लियर करने की है? डायरेक्टर वैंग के हाथ में एक पेन था। तुम कितनी बड़ी चीज को क्लियर कर सकती हो? क्या तुम जिंदा इंसानों को क्लियर कर सकती हो? 2 मीटर तक की कोई भी चीज क्लियर की जा सकती है। जिंग किंग अब थोड़ा साफ बोल पा रही थी, क्योंकि उसे आखिरकार गर्मी मिल गई थी। मैं जिंदा इंसानों को भी मार सकती हूँ। अभी रास्ते में मैंने एक म्यूटेटेड मैस्टिफ को मारा है। कमांडर, मैं कॉम्बैट टाइप टैलेंट हूँ। मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए और मुझे खाने में मीट चाहिए। डायरेक्टर वैंग ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। कॉम्बैट टाइप? छोटी बच्ची, तुम्हें लगता है कि एक कुत्ते को मारकर तुम इनविंसिबल हो गई हो? वो उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर ज़ॉम्बियों की घनी भीड़ की तरफ इशारा किया। अभी बाहर हजारों ज़ॉम्बी हैं। तुम्हारी वो एबिलिटी जो एक बार में सिर्फ एक को मार सकती है और कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद तुम्हें सुन्न कर देती है, वो जंग के मैदान में कूड़े के बराबर है। जो काम एक स्नाइपर एक गोली में कर सकता है, उसके लिए हम तुम्हें मरने के लिए क्यों भेजें? जिंग चिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, लेकिन डायरेक्टर वैंग ने बात पलटी और उसकी नजरें बाहर बर्फ से ढके रनवे पर गईं। तुम्हारी एबिलिटी राक्षस मारने के काम की तो नहीं है, लेकिन किसी और काम के लिए बहुत सही है। भारी बर्फबारी ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, सप्लाईज वाली गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती और हवाई जहाज का रनवे भी बर्फ के नीचे दब चुका है। हमें एक लाइफलाइन रास्ता साफ करना है। तुम्हारी एबिलिटी बर्फ हटाने के लिए एक गॉड लेवल स्किल है। बर्फ हटाना? जिंग चिंग को लगा जैसे किसी ने उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी हो। मैं एक अवेकनर हूं। मैं तो वो मेन लीड हूं जिसके पास गोल्डन फिंगर है, जिसे इस एपोक्लिप्स की रानी बनना है, और तुम मुझे सफाई कर्मचारी बनाना चाहते हो? मैं नहीं करूंगी। मैं एक अवेकनर हूं। तुम लोग मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं करूंगी। डायरेक्टर वैंग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। यहां जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। चाहे तुम अवेकनर भी हो, तुम्हें काम के हिसाब से ही राशन मिलेगा। तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन फिर वापस बाहर बर्फ में जाकर मरने के लिए दफा हो जाओ। उसने अपना हाथ हिलाया और पास खड़े 2 सिपाही तुरंत आगे आए। उन्होंने अपनी बंदूकों की नाल हल्की सी ऊपर उठा ली। चैनशू डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत जिंगचिंग की स्लीव पकड़ी और उसे पागलों की तरह इशारे करने लगा। किंगचिंग, जज्बाती मत हो, पहले यहां रुकते हैं, पहले जिंदा बचना जरूरी है। जिंगचिंग ने बंदूक की उन काली नली को देखा और फिर उसे बाहर की उस नर्क जैसी ठंड की याद आई। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। मैं करूंगी। उसने दांत पीसते हुए बेइज्जती महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। आधे घंटे बाद जिंगचिंग को स्पेशल क्लीनिंग टीम में डाल दिया गया। उसका आईडी नंबर 098 था। उसका काम बहुत सिंपल था। कंस्ट्रक्शन गाड़ी के आगे खड़े होकर सामने 1 मीटर मोटी बर्फ और मलबे पर लगातार अपनी स्किल इस्तेमाल करना। सामने की बर्फ की दीवार क्लियर होती और गाड़ी का काफिला थोड़ा आगे बढ़ता। हर बार स्किल इस्तेमाल करने पर उसे ऐसा लगता जैसे उसके शरीर से सारा खून चूस लिया गया हो। जल्दी करो, क्या नाटक लगा रखा है? पीछे का काफिला इंतजार कर रहा है। सुपरवाइजर हाथ में स्पीकर लिए चिल्लाता। अगर वो जरा सी भी सुस्त पड़ती तो उसे गंदी गंदी गालियां खानी पड़ती। और चेनशू, क्योंकि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, उसे सबसे निचले लेवल पर डाल दिया गया, ट्रांसपोर्ट ग्रुप। उसका काम था ठंड से मरे या ज़ॉम्बी द्वारा काटे गए लोगों की लाशें उठाकर इंसिनरेटर पिट में डालना। वहां की बदबू किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी थी और वहां हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बना रहता था। लेकिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ताकि उसे आधा फफूंदी लगा हुआ बन मिल सके, उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। आधी रात को दोनों स्टेडियम के स्टैंड्स के नीचे बने कॉमन बेड्स पर बेजान गिरे हुए थे। यहां सैकड़ों लोग भरे पड़े थे,
पसीने और पैरों की बदबू आपस में मिल रही थी। जिंग चिंग ने अपने सूजे हुए और फटे हुए हाथों को देखा और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास सिस्टम है, मैं रीबोर्न होकर वापस आई हूं। उसे जिंग बुफान की याद आई और उसके गर्म फायरप्लेस की। जिंग बुफान, तुम इस वक्त बहुत खुश होगे ना? जिंग चिंग ने उस गंदे ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून उसके हाथों में गड़ गए। तुम इंतजार करो, बस एक बार मैं यहाँ ऊंचे लेवल पर पहुंच जाऊं, एक बार मैं यहाँ के हाईएस्ट कमांडर से मिल लूं, फिर मैं तुमसे सब कुछ वापस छीन लूंगी। उसी वक्त शहर के फर्स्ट हॉस्पिटल के एंट्रेंस स्क्वायर पर जमे हुए जॉम्बीज की भीड़ लगी हुई थी। ये मरे नहीं थे। जैसे ही इन्हें किसी जिंदा इंसान की गर्मी महसूस होती, ये तुरंत जाग जाते। मैंने कहा, सिस्टम एलीट फोर्स फील्ड एक्टिवेट करो। मैंने थोड़ी सी एनर्जी खर्च करके अपने आसपास एक साउंड प्रूफ लेयर बना ली। मैंने ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल किया और सीधा 3rd फ्लोर की खिड़की पर चढ़ गया। 3rd फ्लोर पर फार्मेसी थी और यहाँ जॉम्बी थोड़े कम थे। आसपास भटक रहे कुछ नर्स जॉम्बीज को मारने के बाद मैं रैक्स के पास गया। मैंने अपना हाथ घुमाया और दवाइयों की पूरी लाइनें पलक झपकते ही गायब हो गई। जब मैं आधा सामान लूट चुका था, तभी नीचे से जबरदस्त फायरिंग की आवाज आई। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। 2 मॉडिफाइड राइट कंट्रोल गाड़ियां अस्पताल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी थीं। 7-8 हथियारों से लैस लुटेरे जॉम्बीज पर गोलियां बरसा रहे थे। उन गाड़ियों पर एक काले शार्क का निशान था, ब्लैक शार्क गैंग। फिर से यही लोग। लगता है उन्हें भी दवाइयों की अहमियत समझ आ गई है और वो रात के अंधेरे में इसे लूटने आए हैं। किस्मत भी क्या खेल खेलती है। मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। मैंने जल्दी वहां से निकलने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैं खिड़की के पास आराम से टिक कर खड़ा हो गया और नीचे का ड्रामा देखने लगा। ब्लैक शार्क गैंग की फायर पावर बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने जल्द ही एक रास्ता साफ कर लिया और सीधे लॉबी की लिफ्ट की तरफ बढ़े। लेकिन बंदूकों की आवाज बहुत तेज थी। सिर्फ स्क्वायर के जॉम्बी ही नहीं, बल्कि आसपास की कई गलियों के जॉम्बी भी वहां खींचे चले आए। जैसे ही ब्लैक शार्क गैंग के लोग लॉबी में घुसे, जमीन अचानक फट गई। एक 3 मीटर से भी लंबा, पूरी तरह से मसल से भरा हुआ विशाल जॉम्बी जमीन फाड़कर बाहर निकला। लेवल 2 म्यूटेटेड टायरेंट, स्ट्रेंथ टाइप। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इतनी जल्दी लेवल 2 म्यूटेंट्स आ गए? शिट, ये क्या बला है? ब्लैक शार्क गैंग के लोग डर के मारे सुन्न पड़ गए। कई AK-47 ने एक साथ गोलियां बरसाईं, लेकिन टायरेंट के शरीर पर लगने के बाद उनसे बस खून के कुछ छींटे ही उड़े। टायरेंट ने एक भयानक दहाड़ मारी, पास पड़े एक पुराने स्ट्रेचर बेड को उठाया और उसे फ्रिस्बी की तरह उनकी तरफ फेंक दिया। ब्लैक शार्क गैंग के 2 गुंडे वहीं कुचलकर मांस के लोथड़े बन गए। पूरा सीन कंट्रोल से बाहर हो चुका था। बढ़िया मौका है। मेरी आंखें चमक उठीं। उस टायरेंट का लेवल 2 कोर सीधा मेरा लेवल अप कर सकता है और पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई नई एबिलिटी भी मिल जाएगी। मैं सब्र के साथ इंतजार करता रहा ताकि ब्लैक शार्क गैंग वाले उस टायरेंट की एनर्जी खत्म कर दें। 5 मिनट बाद लॉबी में सन्नाटा छा गया। ब्लैक शार्क गैंग के 7 गुंडे लाश बन चुके थे और वो टायरेंट भी बुरी तरह घायल था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था और जमीन पर बैठकर अपनी चोटें ठीक करने के लिए उन लाशों को खा रहा था। यही सही वक्त है। मैं एक बाज की तरह तीसरे फ्लोर से नीचे कूदा। हवा में ही मैंने अपने स्पेस से TNT विस्फोटकों का एक बंडल निकाला, उसका फ्यूज जलाया और बोला, ये लो तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा। टायरेंट ने अपना बड़ा मुंह खोला। शायद उसे लगा कि ये कोई खाने की चीज है और उसने सीधा उस बंडल को अपने दांतों से पकड़ लिया। मैं जमीन पर रोल करता हुआ एक बड़े पिलर के पीछे छुप गया। एक जबरदस्त धमाके की आवाज ने पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। धुआं छटने के बाद मैंने देखा कि टायरेंट का गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा उड़ चुका था। बस एक बिना सिर की भारी भरकम लाश खून से सनी पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और मांस के उस चीथड़े में ढूंढने लगा। आखिरकार मुझे एक अखरोट के बराबर का कोर मिल गया। गॉट लेवल 2 स्ट्रेंथ कोर, हाई प्योरिटी एनर्जी सोर्स डिटेक्टेड। क्या आप इसे तुरंत एब्जॉर्ब करके लेवल अप करना चाहते हैं? मैंने कहा यस। मेरे हाथ में रखा वो कोर पलक झपकते ही एक गर्म लहर में बदल गया और मेरी हथेली के अंदर समा गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की हड्डियां चटक रही हैं और एक पागल कर देने वाली ताकत मेरे अंदर दौड़ रही है। सिस्टम अपग्रेड सक्सेसफुल। करंट लेवल 2। अनलॉक्ड न्यू फीचर, स्पेशियल ब्लेड, लेवल 1। मेंटल पावर खर्च करके रियलिटी स्पेस में 1 मीटर लंबा स्पेस क्रैक बनाया जा सकता है। ये किसी भी फिजिकल डिफेंस को इग्नोर करके हर चीज को काट सकता है। इग्नोर डिफेंस। मैंने अपनी हथेली को देखा और अपने दिमाग से उसे हुक्म दिया। मेरी उंगलियों पर स्याही जैसी काली एक पतली लाइन उभर आई। मैंने हल्के से पास खड़ी उस राइट कंट्रोल गाड़ी के मोटे आर्मर पर उसे घुमाया। किसी टोफू को काटने की तरह वो सख्त स्टील प्लेट सीधा कट गई, एकदम साफ और चिकना कट। ये हद से ज्यादा ताकतवर था। मैंने पूरी संतुष्टि के साथ अपनी एबिलिटी वापस ली और उन दोनों राइट कंट्रोल गाड़ियों को देखा जिनके इंजन अभी भी चालू थे। वो गाड़ियां उन सप्लाईज से भरी थीं जो ब्लैक शार्क गैंग ने पिछले कुछ दिनों में लूटी थीं। थैंक यू भाइयों। मैंने जमीन पर पड़ी उन लाशों की तरफ हाथ हिलाया और माल के साथ उन दोनों गाड़ियों को भी पैक करके अपने स्पेस में डाल लिया। अस्पताल के इस सफर से मुझे सिर्फ दवाइयां ही नहीं मिली और मेरा लेवल अप ही नहीं हुआ, बल्कि चलते चलते मुझे एक बहुत बड़ी दौलत भी मिल गई। अपोकलिप्स जीने का असली मजा यही है।
अपोकलिप्स का 15वां दिन। नंबर 7 ऑफिशियल शेल्टर। यहाँ की हवा अब रुकी हुई थी। हवा में एक खट्टी बदबू और बेबसी की महक फैली थी। वो स्टेडियम जहां कभी 50,000 लोग रहते थे, अब वहां 30,000 से भी कम लोग बचे थे। सारे रूल्स और ऑर्डर टूट चुके थे। जनरेटर पूरी तरह बंद होने के साथ पुरानी दुनिया की वो आखिरी रोशनी भी बुझ गई थी। अंधेरे में अब इंसान इंसान नहीं रहे थे, वो भूखे जानवर बन गए थे। खाने को कुछ नहीं है, वेयरहाउस का दरवाजा खोलो, कमांडर खुद अंदर बैठकर अकेले खा रहा है और हमें पेड़ों की छाल चबवा रहा है। बगावत बिना किसी वार्निंग के भड़क उठी। भूख से पागल हो चुके हजारों सर्वाइवर्स ने गार्ड्स की लाइन तोड़ दी और किसी बाढ़ की तरह कोर मैनेजमेंट एरिया की तरफ दौड़ पड़े। गोलियों की आवाजें, चीखें और लोगों की एक दूसरे को नोचने की आवाजें सब मिल गई थीं। जिंग चिंग स्टैंड्स के कोने में सिकुड़ी बैठी थी। उसके हाथों में वो बर्फ हटाने वाला भावड़ा कड़ाई से पकड़ा हुआ था जो अब मुड़ चुका था। उसका ये पूरा हफ्ता मौत से भी बदतर बीता था। उसके गोरे और मुलायम हाथों पर अब फ्रॉस्ट बाइट्स और खून के छाले थे। उस क्लियर सिस्टम ने उसे एक बंधुआ मजदूर बना दिया था। होश में आओ, जल्दी भागो, ये जगह खत्म हो गई है। चैन शू खून से लथपथ होकर भागता हुआ आया। मैंने सुना है कि बाहर मॉन्स्टर्स के झुंड ने डिफेंस लाइन तोड़ दी है। ये जगह अब मौत का कुआं बनने वाली है। भागे? कहाँ भागे? जिंग चिंग ने बेबसी से बाहर फैले उस बर्फीले तूफान को देखा। बाहर -60 डिग्री है। बाहर जाने का मतलब है मौत। पश्चिमी इलाके में जाओ, अपने भाई के पास। चैन शू ने उसके कंधे पकड़े और जोर से हिलाया। मैंने सब सोच लिया है। पहले हम दोनों गए थे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या हो अगर हम इन हजारों लोगों को अपने साथ लेकर जाएं? तुम्हारे भाई का वो बंकर चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, क्या वो सेना और हजारों पागलों की भीड़ को रोक पाएगा? जिंग चिंग सुन रह गई। चैन शू की आवाज किसी शैतान की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है ना कि डायरेक्टर वैंग के पास अभी भी कुछ आर्मर्ड गाड़ियां और भारी हथियार हैं? अगर तुम उसे बता दो कि पश्चिमी इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर है जो सप्लाईज से भरा है, जहां हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? जिंग चिंग की आंखों के भाव बदल गए, बेबसी से नफरत में और फिर एक पागलपन भरे पक्के इरादे में। सही कहा, मैं क्यों इस नर्क में सड़ूं और तुम जिंग बुफान जन्नत के मजे लो। जब तुमने मुझे बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोला तो अब मैं इस पूरे नर्क को तुम्हारे दरवाजे पर ले आऊंगी। अगर मरना ही है तो सब साथ में मरेंगे। कोर ऑफिस के अंदर डायरेक्टर वैंग पसीने से लथपथ होकर ऑर्डर दे रहा था। उसके आदमी डॉक्यूमेंट्स जला रहे थे। निकलने की तैयारी करो। कमांडर, मुझे एक जगह पता है। जिंग चिंग अंदर घुसाई। अपनी तरफ तनी बंदूकों की परवाह किए बिना वो जोर से चिल्लाई। मुझे पता है सप्लाईज कहाँ हैं। दसियों हजार टन सप्लाईज, जनरेटर्स और एक पूरी तरह सेफ डिफेंस बंकर। डायरेक्टर वैंग ने झटके से अपना सिर मोड़ा और उसे घूर कर देखा। तुमने क्या कहा? अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे सगे भाई की जगह है। वो एक होड सिस्टम अवेकनर है। अपोकलिप्स से पहले उसने शहर के सारे कोल्ड स्टोरेज खाली कर दिए थे। वो पश्चिमी इलाके की उस वीरान फैक्ट्री में है। बस उस जगह पर कब्जा कर लो, हम सब जिंदा बच जाएंगे, हर कोई बच जाएगा। डायरेक्टर वैंग की आंखें चमक उठीं। ये मौत के मुंह से बाहर निकलने वाली लालच की चमक थी। बहुत बढ़िया, सबको ऑर्डर दो। जो मरना नहीं चाहता, जो भूखा नहीं रहना चाहता, सब मेरे साथ चलें। टारगेट पश्चिमी इलाका। जो भी उसे फतह करेगा, अंदर की सप्लाईज उसकी। ये खबर शेल्टर में वायरस की तरह फैल गई। पश्चिमी इलाके में एक अनाज का गोदाम है। एक मतलबी अमीरजादे ने दसियों हजार टन मीट छिपा कर रखा है। मारो, लूट लो। आपस में लड़ रहे उन दंगाइयों को पल भर में एक नया मकसद मिल गया। आधे घंटे बाद 5 आर्मर्ड गाड़ियों की लीडरशिप में और उनके पीछे आती दर्जनों मॉडिफाइड ट्रकों के साथ हजारों सर्वाइवर्स की वो विशाल सेना उस बर्फीले तूफान में निकल पड़ी। जिनचिंग सबसे आगे वाली आर्मर्ड गाड़ी में बैठी थी। उसके हाथ में डायरेक्टर वैंग का दिया हुआ एक कंप्रेस्ड बिस्किट था। उसके होठों पर एक बेरहम मुस्कान थी। भाई, इस बार मैं तुम्हारे लिए पूरी सेना लेकर आई हूं। अब देखती हूं कि तुम दरवाजा कैसे नहीं खोलते। और इस सेना के सबसे पीछे जिंदा इंसानों की महक सूंघ कर आए ज़ॉम्बियों के झुंड भी चुपचाप उनके पीछे लग गए थे। मौत का फरिश्ता अपना जाल बिछा रहा था। मेरे स्टील बंकर का अलार्म नहीं बजा, बल्कि उसकी जगह बीथोवेन की डेस्टिनी सिम्फनी बजने लगी। मैंने एक काले रंग का टैक्टिकल ट्रेंच कोट पहना हुआ था और मैं सेकंड फ्लोर की बुलेट प्रूफ खिड़की के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और मैं दूर से आ रही उस लंबी कतार को देख रहा था जो बर्फ में रेंग रही थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर अनगिनत लाल डॉट्स देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। सिस्टम इंटरफेस पर वार्निंग आई। लार्ज स्केल एनिमी टारगेट्स अप्रोचिंग। एनिमी कॉन्फ़िगरेशन, आर्मर्ड व्हीकल्स, हेवी मशीन गन्स X3, RPG रॉकेट लॉन्चर्स, अवेकनर्स X12 और 3000 से ज्यादा हथियारों से लैस दंगाई। टारगेट्स फॉलोइंग बिहाइंड, लेवल 1 ज़ॉम्बी होड X5000+, लेवल 2 म्यूटेंट्स X3। वाह, इन्होंने तो मुझे बहुत इज्जत बख्शी है। मैंने अपनी रेड वाइन का एक हल्का घूंट लिया। मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं एक्साइटेड था। पिछले कुछ दिनों से घर पर खाली बैठकर मैं बोर हो चुका था। अपनी एबिलिटी को लेवल अप करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा कुछ था ही नहीं।
मौत के मुंह में नाचने का ये मजा ही तो अपोकलिप्स का असली रोमांच है। गाड़ियों का वो काफिला फैक्ट्री से 500 मीटर की दूरी पर रुका। स्पीकर से डायरेक्टर वैंग की आवाज आई, अंदर बैठे जिंग बुफान, ध्यान से सुनो। हम नंबर 7 शेल्टर की ऑफिशियल रेस्क्यू टीम है। हम कानून के नाम पर तुम्हारी सप्लाईज और इस बंकर को कब्जे में ले रहे हैं। तुरंत अपने हथियार डाल दो और दरवाजा खोलो। अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हें स्पेशल एडवाइजर का दर्जा देंगे और तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेंगे। स्पेशल एडवाइजर? मैंने माइक्रोफोन में हंसते हुए कहा, या फिर स्पेशल स्लेव? मेरी आवाज स्पीकर के जरिए उस पूरे मैदान में गूंज उठी और उसमें साफ साफ बेइज्जती झलक रही थी। डायरेक्टर वैंग है ना? मुझे याद है पिछली जिंदगी में। नहीं, मेरा मतलब है मुझे पता है कि तुम्हें अवेकनर्स के टुकड़े करके उन पर रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो क्या इस बार तुम मेरे स्पेस पर रिसर्च करना चाहते हो? डायरेक्टर वैंग का चेहरा उतर गया। उसने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ढिठाई दिखाऊंगा। सीधी बात समझ नहीं आती तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिंगचिंग, तुमने कहा था ना कि तुम दरवाजा तोड़ सकती हो। ऊपर जाओ और बात करो। मुझे भी देखने दो कि तुम्हारे रिश्ते में कितना दम है। जिंगचिंग को आगे धकेला गया। वो हाथ में स्पीकर लिए आर्मर्ड गाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। जिंग बुफान, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। इन लोगों को देखो, ये सब भूख से मरने वाले हैं। तुम अकेले इतनी सारी सप्लाईज दबाकर बैठे हो। क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं कचोटता? अभी दरवाजा खोल दो तो ये सब तुम्हारा एहसान मानेंगे, वरना अगर हम अंदर घुस गए तो तुम्हें चीथड़ों में फाड़ दिया जाएगा। चीथड़ों में फाड़ देंगे? मैंने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली कंट्रोल पैनल के एक लाल बटन पर रख दी। मेरी प्यारी बहन, तुम अभी भी इतनी मासूम हो। तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोगों को यहां लाकर तुम मुझे डरा रही हो? नहीं, तुम तो मेरे लिए बैरिकेड्स ला रही हो। फायर! डायरेक्टर वैंग का सब्र टूट चुका था। एक आरपीजी रॉकेट हवा को चीरता हुआ फैक्ट्री के मेन गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से टकराने वाला था, एक ना दिखने वाली ढाल चमक उठी। वो रॉकेट मानो किसी शीशे से टकराया हो और एक अजीब तरीके से मुड़कर सीधे पास खड़े एक ट्रक पर जा लगा। दंगाइयों से भरा वो ट्रक पल भर में बम से उड़कर कबाड़ बन गया। क्या? सब लोग सुन्न रह गए। जवाबी हमला करो, मारो! अनगिनत गोलियां तूफान की तरह दीवारों पर बरसी, लेकिन उनसे सिर्फ चिंगारियां ही निकलीं। वो गोलियां दीवार का पेंट तक नहीं उखाड़ पाईं। मैंने चुटकी बजाई, अब मेरी बारी, और फिर मैंने वो बटन दबा दिया। डिफेंस सिस्टम सीक्वेंस 2, माइनफील्ड एक्टिवेटेड। जो दंगाई सबसे आगे भाग रहे थे उनके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक धंस गई। सैकड़ों लैंडमाइंस एक के बाद एक फटने लगे। पूरी बर्फ पल भर में लाल हो गई और सैकड़ों लोग हवा में भाप बन गए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! भीड़ दहशत में पीछे की तरफ भागने लगी, लेकिन पीछे वाले लोग अभी भी आगे आ रहे थे। पल भर में वहां भगदड़ मच गई। ठीक उसी वक्त पीछे के बर्फीले मैदान से कान फाड़ देने वाली दहाड़े सुनाई दी। धमाकों की आवाज और खून की महक से खींचे चले आए उन हजारों ज़ॉम्बियों ने आखिरकार अपने दांत दिखा दिए। खून की उस महक से पागल होकर वो पीछे से भीड़ पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ज़ॉम्बी! पीछे ज़ॉम्बी आ गए हैं! अब वो दोनों तरफ से फंस चुके थे। जिंकिंग, जल्दी अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके आगे के माइनफील्ड को क्लियर करो, जल्दी! डायरेक्टर वोंग की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी बंदूक जिंकिंग के सिर पर रख दी। जिंकिंग डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने पूरी ताकत से आगे की तरफ क्लियर एबिलिटी का इस्तेमाल किया, लेकिन माइनफील्ड बहुत बड़ा था और उसकी जरा सी एनर्जी समुंदर में एक बूंद के बराबर थी। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी नाक से खून बहने लगा और वो गाड़ी की छत पर गिर पड़ी। मैं और नहीं कर सकती, सच में नहीं कर सकती। नाकारा औरत! डायरेक्टर वोंग ने उसे लात मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया। वो आर्मर्ड गाड़ी में घुसा और उसे मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे भागने कैसे देता? जब आ ही गए हो तो कुछ छोड़ कर जाओ। मैं बैल्कनी पर खड़ा था। मैंने अपना दाया हाथ उठाया और मुड़ रही उस आर्मर्ड गाड़ी की तरफ हवा में इशारा किया। स्पेशियल ब्लेड! हवा में एक साफ दिखने वाली काली दरार गुजरी, बिना किसी आवाज के। वो 10 टन भारी आर्मर्ड गाड़ी और उसके अंदर बैठा डायरेक्टर वोंग सीधे बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब उस एक वार की ताकत से खौफ में आ गए थे। क्या यही भगवान की ताकत है? चेंशू लाशों के ढेर में छिपा हुआ था। ऊंचाई पर किसी भगवान की तरह खड़े उस इंसान को देखकर उसका पैंट वहीं गीला हो गया। लड़ाई पूरे 3 घंटे तक चली। कुछ लोगों को छोड़कर जो मौका देखकर गहरी बर्फ में भाग गए, वो 3000 लोगों की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। खून की गर्मी से बर्फ पिघली और फिर तुरंत जमकर लाल बर्फ की एक मोटी परत बन गई। ये जगह अब एक बहुत बड़े खुले कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। ज़ॉम्बी की भीड़ का सफाया भी मैंने अपनी हैवी मशीन गन से कर दिया था। तूफान रुक चुका था। आसमान में एक फीका चांद चमक रहा था, जो जमीन पर इस नर्क को रोशन कर रहा था। मेन गेट के सामने अब सिर्फ 2 ही जिंदा लोग बचे थे, जिंकिंग और चेंशू। उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि शुरुआत में ही उन्हें गाड़ी से नीचे लात मार दी गई थी और वो आर्मर्ड गाड़ी के मलबे के नीचे लाश बनने का नाटक करके छुप गए थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरे हाथ में मेरी टैक्टिकल कुल्हाड़ी थी और मैं कदम बढ़ाते हुए उन दोनों की तरफ गया।
भाई, जिंकिंग घुटनों के बल जमीन पर थी। उसका पूरा चेहरा खून से सना था और वो एक कुत्ते की तरह रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मेरी गलती थी, मैं सच में गलत थी। मुझे मजबूर किया गया था। डायरेक्टर वोंग ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था। तुम्हें तो पता है मैं कितनी डरपोक हूँ। हाँ, उन्होंने ही हमें मजबूर किया था। जिंग बुफान, बुफान भाई, बॉस बुफान, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर मुझे एक कीड़े की तरह जाने दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा। मैं उन दोनों से 2 मीटर की दूरी पर रुका। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने स्पेस से एक टेबल और कुर्सियां निकाली। फिर मैंने एक लाल तांबे का छोटा चूल्हा निकाला, आग जलाई, उस पर बर्तन रखा, पानी डाला और कुछ मसाले डाले। जल्द ही वो मसालेदार खुशबू फिर से हवा में फैल गई। मैंने पतले कटे हुए मटन की एक प्लेट निकाली और बहुत आराम से उसे पकाने लगा। खाना चाहते हो? मैंने मीट का एक टुकड़ा उठाया और उस पर फूंक मारी। जिंगजिंग और चैनशू ने अपना थूक निकला। उनकी आंखों में भूख थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खौफ था। मुझे एक बाइट दे दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। जिंगजिंग रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। ये नज़ारा कितना जाना पहचाना लग रहा है ना? मैंने मीट अपने मुंह में डाला और आराम से चबाने लगा। पिछली जिंदगी में मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाया था। उस बंद दरवाजे के पार मैंने तुमसे पानी की एक घूंट मांगी थी या सड़े हुए बिस्कुट का एक टुकड़ा मांगा था, और तुमने क्या कहा था? जिंगजिंग का शरीर कांपने लगा, उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने कहा था कि सप्लाईज काम के लोगों के लिए हैं, कबाड़ लोगों को हवा भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और उन्हें बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। आज मैं तुम्हारी वो बात तुम्हें वापस लौटाता हूं। मैं अपनी जगह से उठा। मेरे हाथ में पकड़ी टैक्टिकल कुल्हाड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। चैनशू, मैंने उसे पुकारा। चैनशू को लगा कि शायद उसके लिए कोई रास्ता खुल गया है। उसने तुरंत अपना सिर उठाया। तुमने कहा था ना कि तुम जिंगजिंग से प्यार करते हो और उसके लिए जान भी दे सकते हो। चैनशू थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपने बगल में बैठी जिंगजिंग की तरफ देखा। अगर तुम इसे मार दोगे तो मैं तुम्हें अंदर आकर हॉटपॉट खाने दूंगा और तुम्हें एक गर्म कमरा भी दूंगा। मेरी आवाज किसी लालच से भरी थी। यहां तक कि मैं तुम्हें एक एवोल्यूशन पोशन भी दूंगा, जिससे तुम भी एक अवेकनर बन जाओगे। मैंने एक खंजर चैनशू के सामने फेंक दिया। ये इंसानी फितरत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जिंगजिंग ने खौफ में चैनशू को देखा और उसका शरीर पीछे खिसकने लगा। सीनियर, तुम ऐसा नहीं करोगे। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। चैनशू ने उस खंजर को देखा, फिर उसने मेरे पीछे उस गर्म और रोशन बंकर को देखा, और फिर अपने सामने बैठी उस कीचड़ में सनी बेकाम औरत को देखा। उसी पल प्यार का वो नकाब पूरी तरह टूटकर बिखर गया। चैनशू ने झटके से वो खंजर उठाया और एक खूंखार जानवर की तरह जिंगजिंग पर झपट पड़ा। किंग किंग, तुमने भी सुना, बस तुम्हारे मरने से मेरी जान बच जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई सप्लाईज नहीं है, तो मेरे लिए एक बार मर जाओगी तो क्या चला जाएगा। जिंगजिंग चीख पड़ी। जिंदा रहने की फितरत ने उसकी बची खुची ताकत को बाहर निकाल दिया। क्लियर। हालांकि उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये वार चैनशू के हाथ में पकड़े खंजर पर लगा और वो खंजर गायब हो गया। लेकिन चैनशू तब तक जिंगजिंग के ऊपर आ चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से उसका गला कसकर पकड़ लिया। मर जा, मेरे रास्ते का कांटा मत बन। वो दोनों खून से सनी उस बर्फ पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। दो जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे को नोचने लगे। घिनौना, हद से ज्यादा घिनौना। मैं ठंडी नजरों से ये सब देख रहा था, जैसे कोई कॉमेडी ड्रामा चल रहा हो। जब दोनों लड़ते लड़ते थक कर चूर हो गए और हाँपते हुए जमीन पर गिर पड़े। जिंगजिंग का चेहरा बुरी तरह कट फट गया था और चैनशू की एक आंख अंधी हो चुकी थी। जबरदस्त, मैंने ताली बजाई। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं उन दोनों के पास गया और मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली। मेरे सेफ हाउस में कूड़े कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। उन दोनों की खौफनाक चीखों के बीच मेरी कुल्हाड़ी नीचे गिरी। सफेद बर्फ पर खून की धार छूट पड़ी, जैसे बर्फ पर कोई लाल फूल खिल गया हो। इस जिंदगी का हिसाब आखिरकार बराबर हो गया। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैंने पलटकर अपना हाथ घुमाया। जमीन पर पड़ी लाशें और दूर पड़ी आर्मर्ड गाड़ियों का मलबा, सब कुछ सिस्टम के ट्रैश रिसाइकिल बिन में चला गया। दरवाजा फिर से बिल्कुल साफ हो गया। अंदर लौटकर मैं उस बड़ी सी खिड़की के पास गया और बाहर चल रहे उस खौफनाक बर्फीले तूफान को देखने लगा। दुनिया मर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं और मैं एक शानदार जिंदगी जीऊंगा। मैंने शराब की कैबिनेट से एक विंटेज विस्की निकाली और 2 ग्लास डाले। एक ग्लास मैंने जमीन पर गिरा दिया, पिछली जिंदगी के अपने उस बेवकूफ रूप की शांति के लिए, और दूसरा ग्लास मैंने आसमान की तरफ उठाया, इस बेरहम लेकिन शानदार नई दुनिया के नाम। हेलो एपोकलिप्स, मैं जिंग बूफान हूं, यहाँ का राजा। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें, तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।